हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम जिस किताब पर गहरी चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेज ने लिखा है और ये किताब उन वजहों को खोजती है कि क्यों कुछ लोग इतना लंबा, खुशहाल और मतलब एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। आज हमारा मिशन है इस किताब के 7वें अध्याय के कोड को क्रैक करना। इसका शीर्षक है द इकिगाई डाइट, मतलब दुनिया में सबसे लंबा जीवन जीने वाले लोग क्या खाते और पीते हैं। बिल्कुल। हम बिल्कुल जासूसों की तरह एक एक सुराग को देखेंगे, उनकी प्लेट में क्या है, वे कितना खाते हैं और वे किन चीजों से परहेज करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ खाने पीने की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है। ये अध्याय हमें सीधे जापान के ओकिनावा प्रांत में ले जाता है। अच्छा। एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया के कुछ सबसे स्वस्थ और सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग रहते हैं। और उनकी डाइट उनकी लंबी उम्र की पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं ओकिनावा से ही। ये जगह इतनी खास क्यों है? मतलब आंकड़े तो यही बताते हैं कि पूरे जापान में ही जीवन प्रत्याशा दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन ओकिनावा के लोग तो औसत जापानी से भी ज्यादा जीते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात वाकई हैरान करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े जापान को जीवन प्रत्याशा में सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन ओकिनावा, जो जापान का सबसे दक्षिणी प्रांत है, वो इन सब में भी अव्वल है। और दिलचस्प बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जापान के सबसे गरीब प्रांतों में से एक था। ओह अच्छा। जी, यहाँ के लोगों ने बहुत मुश्किल दौर देखा। इसके बावजूद आज यहाँ दुनिया में प्रति व्यक्ति शतायु, मतलब 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। मतलब मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने सेहत का कोई राज खोज निकाला। ठीक वैसे ही कार्डियोलॉजिस्ट माकोटो सुजुकी जैसे विशेषज्ञों ने दशकों तक इस ओकिनावा चमत्कार पर शोध किया है। और उन्होंने पाया कि इसका राज सिर्फ जेनेटिक्स में नहीं, बल्कि उनके लाइफस्टाइल में छिपा है। और उस लाइफस्टाइल का केंद्र है उनकी डाइट। तो यहाँ से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। चलिए उनके खान पान के रहस्य की परतें खोलते हैं। उनका पहला सिद्धांत क्या है? किताब में बताया गया है कि वो बहुत विविधता से खाते हैं। हाँ, और ये शायद सबसे चौंकाने वाला तथ्य है। ओकिनावा के शतायु लोग नियमित रूप से लगभग 206 जी 206 अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिसमें जड़ी बूटियां, मसाले सब शामिल हैं। और रोज की बात करें तो वे हर दिन औसतन 18 अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। 18? ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम शायद 5-6 चीजों में ही पूरा दिन निकाल देते हैं। सही बात है। नाश्ते में वही टोस्ट, लंच में दाल चावल और रात में रोटी सब्जी। 18 चीजें तो किसी दावत की तरह लगती हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 18 अलग अलग डिश बनानी है। अच्छा, मेवे? ओके। इसका सीधा कनेक्शन हमारी गट हेल्थ से है। जितनी ज्यादा विविधता, हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को उतना ही अलग अलग तरह का पोषण मिलता है, जो हमारी इम्यूनिटी से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक को प्रभावित करता है। समझ गई। तो ये क्वालिटी और वैरायटी की बात है, सिर्फ गिनती की नहीं। इससे जुड़ा हुआ एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इंद्रधनुष खाओ। हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्या इसका कोई साइंटिफिक आधार भी है? बिल्कुल है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये विज्ञान है। अलग अलग रंगों का मतलब है अलग अलग तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे लाल टमाटर में लाइकोटीन होता है, जो दिल के लिए अच्छा है। नारंगी गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, हमारी आंखों और त्वचा के लिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में फोलेट और आयरन। और बैगन? बैंगनी बैंगन में एंथोसाइनिन होता है, जो दिमाग के लिए फायदेमंद है। तो जब ओकिनावा के लोग इंद्रधनुष खाते हैं, तो वे असल में अपने शरीर को कई तरह के सुरक्षा कवच दे रहे होते हैं। किताब बताती है कि उनकी 30% से ज्यादा कैलोरीज सब्जियों और फलों से ही आती है। तो उनकी थाली का आधार क्या है? आजकल तो लो कार्ब डाइट का बहुत चलन है। क्या वे अनाज से दूर रहते हैं? इसके बिल्कुल विपरीत, अनाज उनकी डाइट की नींव है। वो रोजाना सफेद चावल खाते हैं और कभी-कभी नूडल्स भी। अच्छा। जी, चावल उनकी संस्कृति और भोजन का एक अभिन्न अंग है। ये उन्हें दिन भर के लिए जरूरी ऊर्जा देता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इसे बहुत सारी सब्जियों और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन के साथ संतुलित करते हैं। तो ये तो हुई उन चीजों की बात जो उनकी थाली में होती हैं, लेकिन अक्सर सेहत का राज इस बात में भी छिपा होता है कि थाली से क्या हटाया गया है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्या ओकिनावा के लोग किसी खास चीज से परहेज भी करते हैं? बिल्कुल। वे क्या नहीं खाते, ये शायद उतना ही जरूरी है। किताब के आंकड़ों के अनुसार वे बाकी जापान की तुलना में लगभग 1/3 चीनी खाते हैं।
सिर्फ 1/3? हाँ, और नमक का सेवन भी औसत जापानी से लगभग आधा है। और सबसे बड़ी बात, उनकी कैलोरी की खपत बहुत नियंत्रित है। कितनी? औसतन 1785 कैलोरी प्रतिदिन। बस? जी, जबकि जापान के बाकी हिस्सों में ये 2000 से ज्यादा है। और पश्चिमी देशों में तो ये 2500 से 3000 कैलोरी तक पहुंच जाती है। 1 मिनट, इस पे रुकते हैं। आपने ब्लू जोन्स का जिक्र किया था पहले। जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है, उन्हें बताएं कि ये क्या है। जरूर। ब्लू जोन्स दुनिया की वो खास जगहें हैं जहां लोग असाधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इनमें इटली का सार्डिनिया, कोस्टारिका का निकोया प्रायद्वीप और बेशक जापान का ओकिनावा शामिल है। और लगभग हर ब्लू जोन में ये कम खाने की आदत एक मुख्य कारक के रूप में सामने आई है। और इसी कम खाने की आदत से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प जापानी कहावत का जिक्र किताब में है, हारा हाचिबू। हाँ, ये सुनने में किसी मंत्र जैसा लगता है। इसका मतलब क्या है? ये एक सदियों पुरानी कहावत है जिसे ओकिनावा में लोग अक्सर खाना खाने से पहले या बाद में दोहराते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपना पेट 80% तक ही भरो। 80%? हाँ, यानी जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग भर गया है लेकिन आप थोड़ा और खा सकते हैं, बस वहीं रुक जाइए। ये कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। मुझे तो हमेशा लगता है कि डिनर के बाद मीठे के लिए पेट में एक अलग ही जगह होती है। हाँ, हम कैसे जानेंगे कि 80% कब हुआ? किताब में इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है? हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। हमारे पेट से दिमाग तक ये सिग्नल पहुंचने में कि बस पेट भर गया है, लगभग 20 मिनट लगते हैं। ओह, 20 मिनट? जी। जब हम बहुत तेजी से खाते हैं तो हम इस सिग्नल को ओवरराइड कर जाते हैं और जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। हारा हाचिबू इसी जैविक तथ्य के आसपास बनी एक आदत है। 80% पर रुककर आप अपने दिमाग को पेट के साथ तालमेल बिठाने का समय देते हैं। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? किताब कुछ आसान तरीके सुझाती है। पहला, खाने की मात्रा कम करना। जापान में पारंपरिक रूप से खाना कई छोटी छोटी कटोरियों और प्लेटों में परोसा जाता है, न कि एक बड़ी सी थाली में। हाँ, ये मैंने देखा है। इससे स्वाभाविक रूप से पोषण कंट्रोल होता है। दूसरा, धीरे धीरे और ध्यान लगाकर खाना, हर निवाले का स्वाद लेना। और तीसरा, जब आपको लगे कि भूख मिट गई है लेकिन पेट में थोड़ी जगह बाकी है, तभी खाना बंद कर दें। तो क्या ओकिनावा के लोगों के पास कोई सुपर फूड भी है? कोई ऐसी जादुई चीज जो उन्हें इतनी लंबी उम्र देती हो? जादुई तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, कुछ चीजें हैं जो उनके डाइट में बहुत खास जगह रखती हैं। किताब में 2 चीजों पर विशेष जोर दिया गया है। पहली है ग्रीन टी, और खास तौर पर सानपिन चा। सानपिन चा, ये क्या है? ये असल में ग्रीन टी और जैस्मिन के फूलों का एक मिश्रण है जो ओकिनावा में बेहद लोकप्रिय है। ये सिर्फ एक पेय नहीं है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है। अच्छा। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिन्हें कैटेकिन कहते हैं। ये शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। और वो दूसरी खास चीज? दूसरा है शुकुवासा। शुकुवासा? जी, ये ओकिनावा में पाया जाने वाला एक खट्टा फल है जो नींबू और संतरे के बीच का लगता है। इसका स्वाद बहुत ताजगी भरा होता है। इसकी खासियत है इसमें मौजूद नोबिलेटिन नाम का एक फ्लेवोनॉइड। नोबिलेटिन, ये क्या करता है? ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि ये मोटापे, डायबिटीज और कुछ तरह के कैंसर से लड़ने में भी मदद कर सकता है। दिलचस्प है। तो चाय और शुकुवासा के अलावा और कौन सी चीजें उनकी रोज की डाइट का हिस्सा है? किताब में 15 एंटीऑक्सीडेंट युक्त चीजों की एक लिस्ट दी गई है। ना, उनकी डाइट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इस लिस्ट में टोफू जैसी चीजें शामिल हैं जो एक बेहतरीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। मीसो है जो फर्मेंटेड सोयाबीन से बनता है और पेट के लिए बहुत अच्छा है। वे हफ्ते में लगभग 3 बार टूना जैसी मछली खाते हैं जिससे उन्हें ओमेगा 3 मिलता है। इसके अलावा गाजर, करेला जिसे वहाँ गोया कहते हैं, समुद्री शैवाल जैसे कोम्बू और नोरी, शकरकंद और मिर्च भी उनकी डाइट का अहम हिस्सा हैं। और क्या वे डेयरी उत्पादों का सेवन करते हैं जैसे दूध या पनीर? ये एक और महत्वपूर्ण बात है। पारंपरिक ओकिनावा डाइट में गाय के दूध से बनी चीजें और रिफाइंड चीनी लगभग न के बराबर होती हैं। अच्छा। वो प्रोसेस्ड फूड जैसे बिस्किट, केक या पैकेट वाले स्नैक्स से भी दूर रहते हैं। उनका मानना है कि ये चीजें शरीर में सूजन पैदा करती हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करती हैं। तो कुल मिलाकर ये इकिगाई डाइट सिर्फ कुछ चीजों को खाने या ना खाने के बारे में नहीं है। ये खाने के प्रति एक सचेत, एक माइंडफुल दृष्टिकोण है। बिल्कुल। इसमें विविधता, संयम और पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है,
ये एक पूरा लाइफस्टाइल है, सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा दर्शन है जो बताता है कि भोजन हमारे शरीर का ईंधन है और हमें इस ईंधन को सम्मान देना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि कम खाना लेकिन बेहतर खाना लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कुंजी हो सकता है। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर यह अध्याय हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। हमने देखा कि ओकिनावा के लोग क्या खाते हैं, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे क्या नहीं खाते। अतिरिक्त चीनी, नमक, प्रोसेस्ड फूड और जरूरत से ज्यादा कैलोरी। तो क्या लंबी जिंदगी का राज अपनी डाइट में कुछ सुपर फूड्स जोड़ने से ज्यादा हानिकारक चीजों को घटाने में छिपा है? बहुत ही गहरा सवाल है। शायद असली सीक्रेट जोड़ने में नहीं, घटाने में है। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।